मेरा आज का वीडियो मेनली उन बच्चों के लिए है जो 11th क्लास में हैं और 12th क्लास में जा रहे हैं और शायद उन्होंने पिछले एक साल कोचिंग करी थी और आज के डेट में उनका मेंटल स्टेटस ये होता है। नॉर्मली मैं जिन बच्चों की बात कर रहा हूँ इट इज़ अराउंड 90% की मेरा 9th जो है 11th जो है वो ख़राब चला गया। उतनी पढ़ाई मैंने नहीं की जितनी मुझे करनी चाहिए थी। एक्चुअल क्या होता है, जब 10th से आप 11th में जाते हैं तो आपका ट्रांजिशन फेस होता है। उस ट्रांजिशन फेस में आपने जितनी भी पिछले सालों में पढ़ाई की होती है लगभग उतनी पढ़ाई आप इमीडिएटली करते हैं 10th क्लास में अगले 2-3 महीने में। उसमें बैलेंस बनाने में आपका थोड़ा बिगड़ जाता है। छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगर मैं फिज़िक्स का एग्जांपल लूँ तो वेक्टर चैप्टर जब शुरू होता है तो उस समय बच्चे का ये स्टेज आता है कि ये क्या नई चीज़ है, उसको सीखने में उनको टाइम लगता है। फिर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ाते हैं फिज़िक्स में बेसिक मैथमेटिक्स के लिए, उनको भी कंफर्टेबल फील नहीं होता है कैसे लिमिट लगा रहे हैं, कैसे हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। बट समय के साथ साथ ये सारी चीज़ें वो सीख लेते हैं। फिर भी कहीं ना कहीं मन में एक कमी सी बनी रहती है कि यार जिस तरह से मेरी तैयारी होनी चाहिए थी वैसी नहीं हुई है। तो बेटा जो भी आप ये सोच रहे हो ये 90% बच्चों को लगता है। इससे आपको बिल्कुल डेविएट नहीं होना है। आपकी तैयारी है, जो भी तैयारी आपने करी, अगर आपने 40% तैयारी भी 11th में करी है दैट इज़ सफिशिएंट कि आप एक अच्छी रैंक IIT JEE और मेंस में ले सकें। तो आज मैं उन्हीं चैलेंजेस के बारे में बात करूंगा। आपको आगे कैसे मैनेज करना है कि आपकी रैंक बेस्ट आए और अपने आप को कैसे हाई रखना है जिससे कि कहीं पे भी आप डेविएट ना हो और परेशान ना हो। आपको गिव अप नहीं करना है। आप बहुत अच्छे हैं और आप अच्छे से कर सकते हैं। और मैंने कई बच्चों को अंडर 100 रैंक भी लाते हुए देखा है जिनकी मेंटेलिटी 11th गोइंग टू 12th में ऐसी थी। अब आपके सामने मेन जो चैलेंजेस होते हैं वो होता है बोर्ड, क्योंकि आपका 12th का बोर्ड आ गया है और 10th के बोर्ड और 12th के बोर्ड में ज़मीन आसमान का अंतर होता है क्योंकि उनके सिलेबस में अंतर होता है। दूसरा है JEE मेंस और एडवांस, या जो भी नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए नीट की प्रिपरेशन। आज की डेट में जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो अगर मैं JEE मेंस के रेफरेंस में बात करूँ तो बच्चों के पास 6 महीने बचे हुए हैं। उस समय उनकी मेंटल स्टेटस ये है कि मेरा अच्छे से तैयार नहीं है, मैं 12th का पढ़ूँ या 11th का पढ़ूँ। बेटा ये 6 महीने आपके लिए समझिए डू एंड डाई का वो है कंसेप्ट। डू एंड डाई ऐसे कहा जाता है, ये कहावत है। मतलब आप अपना पूरा जोर लगाएंगे तो आपको 6 महीने बाद बिल्कुल निराशा नहीं होगी। उसमें तुम्हें क्या करना है कि जैसे सबसे पहले मैं एक एक करके सारी चीज़ों को डिस्कस करूँगा। सबसे पहले बोर्ड एग्ज़ाम है, तो बोर्ड एग्ज़ाम को करने की जो एप्लीकेबल हुई है, कई बच्चों ने किया है, उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि 12th क्लास में जो आपके कोचिंग वगैरह में पढ़ाया जा रहा है उस टॉपिक के पिछले 10 साल में जितने भी क्वेश्चंस आए थे वो साथ में लगाते हुए चलिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 2-2 पेज की थ्योरी आप लिख रहे हैं, बट आपको अगर न्यूमेरिकल है तो आप उसको लगा लीजिए। अगर थ्योरी है तो उसका प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, थोड़ी NCERT की रीडिंग जो आपको एडमिशन में भी हेल्प करेगी और इसमें भी हेल्प करेगी, वो अगर आप साथ में करेंगे। मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं जो 10 ईयर्स चैप्टर वाइज होती हैं, उनको आप लगाएंगे। और मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ कि अगर आपने देखा कि हर 3 साल 4 साल में अगर आपने पेपर पूरा ऐसे लगा लिया क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, एक एक क्वेश्चन कई कई बार आते हैं। तो बोर्ड की प्रिपरेशन करने का यही तरीका है, इफ़ेक्टिव तरीका है, स्मार्ट तरीका है। अब रही बात 11th की प्रिपरेशन को अच्छा कैसे करें। अब आपको पूरा का पूरा एक प्रॉपर प्लान करना पड़ेगा। आपको अपने सिलेबस को लगभग 3 महीने में डिवाइड करना पड़ेगा 11th क्लास के, और पर डे आपको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा कि मेरे को 2 घंटे 11th के लिए भी देने हैं और उसमें मुझे चैप्टर वाइज रिवीजन बनना है। टाइम मत देखिए उसके अंदर। आपको एक वीक के अंदर, सपोज आपको एक वीक के अंदर काइनेमेटिक्स करना है, अगले वीक में लॉज ऑफ मोशन प्लस काइनेमेटिक्स का रिवीजन रखना है, अगले वीक में आपको कंजर्वेशन ऑफ मोशन प्लस लॉज ऑफ मोशन या वर्क पावर एनर्जी इनका रिवीजन करना है। इस तरह से आप वीकली प्लान बनाएंगे, एक एक चैप्टर को इंक्लूड करते जाएंगे। और कुछ ऐसा प्लान करिए कि वीकली आप टेस्ट देने की आदत डालें 11th क्लास की भी। 12th को आपको प्रॉपर फोकस करना है। अब आपके लिए 12th की पढ़ाई नॉर्मल हो गई है। जैसी 11th की पढ़ाई आपकी 11th की शुरुआत में थी, 12th में आपको ये प्रॉब्लम नहीं आ रही है क्योंकि आपको आदत पड़ चुकी है। तो 12th क्लास में आप इस तरह से प्रोसीड करेंगे। उसके बाद करते हुए आपका जनवरी में
जेई मेंस आने वाला है, जिसके लिए आप जो एक लीन पीरियड होता है, जिस टाइम पे आपका कुछ करने का मन नहीं होता है, उसमें आपको एक चीज़ पे फोकस करना है, प्रैक्टिकल्स लिखने होते हैं आपको कॉपीज़ में। वो प्रैक्टिकल आप साथ ही साथ में उस पीरियड में जब आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो वो प्रैक्टिकल्स लिख लीजिए, फिर प्रैक्टिकल कर लीजिए, उनकी रीडिंग्स उसमें लिख लीजिए, जिससे एकदम लास्ट मोमेंट पे जनवरी में आपके ऊपर प्री बोर्ड का प्रेशर ना हो। अदरवाइज़ अगर आपका दिसंबर में प्री बोर्ड हुआ और वो ख़राब हो गया तो स्कूल वाले ये बोलते हैं कि पहले, या पेरेंट्स बोलते हैं कि पहले अपना बोर्ड ठीक कर लो, वहाँ से आपकी प्रिपरेशन डेविएट हो जाती है। तो अगर साथ में आप प्रिपरेशन करेंगे, और साथ में एक चीज़ मैं बहुत इंपॉर्टेंट बोलना चाहता हूँ कि एक एडिशनल सब्जेक्ट होता है इंग्लिश एंड पीई, उसको आप ऑल्टरनेट डेज पे 1 घंटे रोज़ का टाइम ज़रूर दीजिए। 10 साल के पेपर्स लगाइए, उनको कैसे लिखना है वो आप जान लीजिए। टाइम टू टाइम आप अचानक से कुछ नहीं कर पाएंगे, जितने भी डेरिवेशंस हैं उनको लिख के करना पड़ेगा, क्योंकि 12th क्लास में फिजिक्स में बहुत सारे डेरिवेशंस होते हैं। और जनवरी तक आप इस तरह से रखें कि अक्टूबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर दें। नवंबर और दिसंबर 2 महीने आप खूब सारे टेस्ट्स दें और उनकी प्रैक्टिस करें। साथ में स्कूल के टेस्ट हैं, उनको भी आपको हैंडल करना है। और फिर आप जब जनवरी का मेंस एग्ज़ाम दे देंगे और जनवरी में फिर आपके फेब में प्रैक्टिकल्स आएंगे, इन दैट केस आप वो सारी एक्टिविटीज़, क्योंकि आपके पास प्रैक्टिकल लिखे हुए हैं, कॉपी तैयार है, तो आपको बहुत फोकस नहीं करना है। स्कूल वाले बुलाते हैं कि फाइनल आप प्रैक्टिस कर लीजिए, उस दिन ज़रूर जाइए और अपने सभी प्रैक्टिकल्स की प्रैक्टिस कर दीजिए। वो आपको काम आएगा, क्योंकि आपका कोर्स ख़त्म हो गया, आप उसको अपनी थ्योरी से रिलेट करिए। और उसके बाद जब ये काम हो जाए तो आपको डेली की डेली अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना है, जो आपने जेई प्रिपरेशन करी हुई है। और प्रैक्टिकल देने के बाद आपको बोर्ड की प्रिपरेशन भी साथ में थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी उस ड्यूरेशन में। लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम्स के बीच में अगर 5-6-7 दिन का गैप है तो उसमें अपनी जेई प्रिपरेशन को भी साथ में उसी चैप्टर का, सपोज आपका मैथ्स का बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है तो आप मैथ्स की जेई की प्रिपरेशन भी साथ में रिवाइज करते रहिए, और प्रॉपर टाइम आप बोर्ड के लिए भी देते रहिए। तो आपका मार्च लास्ट में बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, अप्रैल में आपको जेई मेंस फिर से देना है। और उस स्टेज में अगर आपने बोर्ड के टाइम पे बिल्कुल छोड़ दिया प्रिपरेशन तो अप्रैल में आपका कॉन्फिडेंस, और जैसे ही बोर्ड आपका, आप डेली आप ये मान लीजिए गैप में 1 या 2 दिन में एक पेपर ज़रूर दें, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन टेम्परामेंट बहुत मायने रखता है। आपको एक मॉक टेस्ट ज़रूर देना है इसके लिए। और जो एडवांस के लिए ज़्यादा सीरियस हैं उनको कम से कम 2 वीक में 2 मॉक टेस्ट एडवांस के और 2 मॉक टेस्ट मेंस के साथ में देते हुए चलना है, जिसके आपका से अगर आपको कोई प्रॉपर सपोर्ट मिला है, कोचिंग मिला है, तो उनकी हेल्प से एवेल्युएशन करिए। अगर वो नहीं मिला है तो अपना सेल्फ आप वो करिए। पेपर्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे मॉक टेस्ट के। और जैसे ही अप्रैल में आपने मेंस का एग्ज़ाम दिया है, देन आपको ऑल्टरनेट डेज पे 9 से 12 और 2 से 5 2 पेपर देने की डेली प्रैक्टिस करनी है। ये आपको, या डेली नहीं, ऑल्टरनेट कर दीजिए आप कि एक दिन आपने 9 से 12 और 2 से 5 पेपर दिया, अगले दिन उस पेपर को आपने ये देख लिया कि इतने आवर्स में आपने कितना अचीव किया। फिर उसके पेपर में जो जो चीज़ें आपकी वीकनेस है, अगले दिन प्रॉपर पढ़ाई करी। उसके एक दिन ऑल्टरनेट डेज पे आपने फिर से मॉक टेस्ट दिया। इसको आप कंटिन्यू करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, मिरेकल होते हुए देखा है। आप कोई भी रैंक टारगेट करेंगे अंडर 50 और अपने एफर्ट्स को जितने भी बढ़ाएंगे, वो चीज़ आपको मिलेगी। और आते हुए मैंने देखा है जिन बच्चों ने अपने आप को इस शेड्यूल को फॉलो किया है, क्योंकि मेरी कई अच्छे बच्चों से जिनकी टॉप 100 में बच्चे रैंक्स लाते हैं, 500 में रैंक्स लाते हैं, उनसे मेरी बातचीत होती है। उनके शेड्यूल को मैंने समझने की कोशिश करी है, उनकी थिंकिंग को, उनकी मेंटेलिटी को समझने की कोशिश करी है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने आप को किसी भी 11th में से 12th में लगता है सब टाइम बर्बाद कर दिया, बट वो उनको अगर समझाया गया तो उन्होंने इस चीज़ को फॉलो किया और मतलब अच्छी अच्छी रैंक्स, मैं आपको बच्चों के नाम भी लेके बता सकता हूँ कि जिनकी रैंक हम प्रिडिक्ट कर रहे थे कि इनकी 2500 के आसपास आनी चाहिए, बिकॉज ऑफ लास्ट मोमेंट प्रैक्टिस। क्योंकि जब तक आप पेपर नहीं देते हैं, रिवीजन आप कैसे करते हैं, बार बार सेम थ्योरी रिवाइट करते हैं, आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। जब आप क्वेश्चंस करते हैं, मॉक टेस्ट लगाते हैं, वेरिएटी ऑफ मॉक टेस्ट लगाते हैं, डिफरेंट सोर्सेज से आप मॉक टेस्ट लगाते हैं, उस केस में आपको अपनी वीकनेस पता चलती है और उस वीकनेस को आप सॉर्ट आउट करते जाते हैं। हर टेस्ट वाइज आपका लेवल
बढ़ता जाता है, शुरू में तेज़ी से बढ़ता है, और अगर आपका लेवल अच्छा बढ़ गया है तो उसके बाद थोड़ा कम होता है, तब आप डिफ़िकल्टी लेवल वाले क्वेश्चंस में जाइए। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, विद इन द सिलेबस रहिए, आपको प्रॉपर सिलेबस पता होना चाहिए, आपको उतना ही पढ़ना है, आपके पास इतना एक्स्ट्रा टाइम नहीं है कि आप किसी चीज़ में एक्स्ट्रा पढ़े जा रहे हैं क्योंकि आपको मज़ा आ रहा है। यही सब रीज़न बनते हैं आपके फेलियर के। तो मेरी तरफ से आप लोगों को आने वाले टाइम के लिए ऑल द बेस्ट, और आई होप कि आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे। और डेफिनेटली शायद अगर आपको याद रहा कि मैंने आपको ये चीज़ गाइड भी करी थी, और अगर आप भूल जाते हैं तो कुछ दिनों पे इस वीडियो को भी रेफ़र कर सकते हैं। छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ, वो आपको प्रॉपर आपकी प्लानिंग में हेल्प कर सकता है। तो एज अ टीचर, बेस्ट ऑफ लक, डेफिनेटली यू विल गेट द बेस्ट रैंक। अपने कॉन्फिडेंस को लूज़ मत होने दो, और जितना बढ़िया काम कर सकते हो उतने अच्छे काम करो। थैंक यू बेटा।